मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास में चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हम दो हिस्सों पर बात करेंगे। एक छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है जो दिल्ली में घटित हुआ है, वहीं दूसरा जो मुद्दा है वो तमाम राज्यों में आज तीसरे चरण की वोटिंग हुई है। कुल 93 सीटों के संदर्भ में आज वोटिंग हुई है। पहले हम बात करेंगे इन तीसरे चरण की वोटिंग के संदर्भ में। हमारा आज का विषय है तीसरा दांव, किसे राहत किसे तनाव। संदर्भ यही है कि तीसरे चरण के अंतर्गत जो आज वोटिंग हुई है उसके तहत अब कमोबेश आधी से ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं उन पर मतदाताओं के द्वारा फैसला लिया जा चुका है। उनका फैसला ईवीएम में कैद है। 3 चरण की वोटिंग के बाद में ये जानने में सबकी दिलचस्पी कि आखिर देश में होने क्या जा रहा है, कौन आराम की नींद सो सकता है और किसको तनाव रह सकता है। इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी का विचारवान चेहरा है। और इन दोनों के बीच में तटस्थ राय देने के लिए जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे और इस भूमिका के साथ करेंगे कि भाई इस बार चुनाव को लेकर एक उत्साह पैदा कराने की कोशिश चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले की जा रही थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जिन्होंने नारा दिया अब की बार 400 पार, और यह नारा कोई चुनाव के दौरान नहीं दिया गया, संसद में भी बोल दिया गया। वहीं दूसरी ओर आपकी पार्टी समेत विपक्ष का एक गठबंधन है जिसने कहा कि बदलाव इस बार लाना तय है और यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को घर बिठाना तय है। पर इन सबके बीच में मतदाता घर में बैठा रह जा रहा है, यह बड़ा सवाल पैदा हो गया है। भाई उम्मीद तो ये थी कि वक्त के साथ में जैसे जैसे निर्वाचन आयोग दुनिया भर के कार्यक्रम चलाता है, तमाम राजनेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो मतदाता तो रात में ही बूथ पर आकर खड़ा हो जाएगा और वोट दे देगा। पर हद ये है, समय गुजर जाता है, मतदाता वोट देने के लिए निकलते नहीं। कई जगहों पर तो 50-52% वोटिंग की खबर आ रही है। पहले 2 चरण की हालत सुरेंद्र राजपूत जी, पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग। क्या माने, बदलाव के संदर्भ में देश का मन नहीं है इसलिए निकल नहीं रहा, या जो वर्तमान में है उनसे इतना निराश हो गया है कि उनके समर्थन के लिए कोई निकल नहीं रहा। जो भी निकल रहा है आपके समर्थन के लिए निकल रहा है। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी, थोड़ा समझाओ ना, आप क्या समझ पा रहे हैं 3 चरण की वोटिंग के बाद? हिमांशु भाई, जो सबसे बड़ी चीज है कि मीडिया का जो सबसे ऊर्जावान और विचारवान चेहरा है जी, हिमांशु द्विवेदी, उन्होंने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया है जी। 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो आपके सवाल में ही इलेक्शन कमीशन के प्रति और उनका जो एक तरफा रवैया है उसके प्रति प्रश्न उठ रहे हैं जी। भाई वोट निकालने का काम, वोट को उत्सव के रूप में करने का काम, सारा काम इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कथित रूप से अपने, जो भी मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, जो एक तरफा बात कर रहे हैं जी। एक तरफ तो हमारा कोई कार्यकर्ता कुछ कह देता है फर्रुखाबाद में आकर के, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी पता नहीं कभी जिहाद की बात करेंगे, कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी क्या नाम कहेंगे कि 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी। तो भाई हम प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त कर रहे हैं कि आपकी कोई भैंस हम नहीं ले जाएंगे, 4 तारीख को ससम्मान दिल्ली वापस करेंगे हम आपकी भैंस। कोई आज तक हमने कोई भैंस किसी की ली नहीं, तो कैसे ले लेंगे आपकी भैंस, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, चुनाव में उत्साह लाने की बात कर रही थी, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के मामले पर चुनाव लड़ रही है, सांप्रदायिकता को लेकर के चुनाव लड़ रही है। और इस बार जनता उनके जाल में फंस नहीं रही है। आप इस चीज को देखें कि किसी भी तरीके से उन्होंने कभी मुद्दों पर बात नहीं की। कभी मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान पर बात कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी उनको नोटबंदी पर वोट मांगते देखा, या आपने उनको कभी महंगाई पर वोट मांगते देखा, या आपने उनको कभी बुलेट ट्रेन पर वोट मांगते देखा, या चीन ने जो 4000 किलोमीटर का अतिक्रमण किया उस पर वोट मांगते देखा, या हिमांशु भाई
जो कोरोना काल में इन्होंने तथाकथित रूप से इतने बड़े काम किए, कोविशील्ड वैक्सीन मेरी है, मोदी जी की फोटो है, ये है, सारी चीजें हैं, तो आपने कोविशील्ड वैक्सीन पर वोट मांगते देखा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को कहना चाह रहा हूं कि भाई कोविशील्ड वैक्सीन जिसने भी लगवाई है अपना रेगुलर जो है वो हेल्थ चेकअप भी कराएं और ब्लड का टेस्ट भी कराते रहें, ताकि आप सब लोग सुरक्षित रहें। जिस तरीके के शोध आ रहे हैं उनको लेकर के मैं बात कह रहा हूं। तो जो भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में काम किया, आपने हमने लगातार उन पर 10 साल बहस की, उसमें से किसी भी एक काम पर भी प्रधानमंत्री जी अगर वोट मांग रहे हो तो मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं किस काम पर? कि साहब वो कांग्रेस का पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। तो मेरा आरोप है कि भाई फवाद जो भी पाकिस्तान का है उसको कहीं आपने हाफिज सईद के जरिए या किसी और के जरिए, नवाज शरीफ के जरिए कहलवा तो नहीं दिया? आप क्यों आकर के गैर मुद्दों को, गैर जरूरी मुद्दों को, फिजूल के मुद्दों को अगर जब उठाते हैं तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हताश भी है, भारतीय जनता पार्टी निराश भी है और भारतीय जनता पार्टी को हार का खौफ भी है, जिसकी वजह से रोज वो नए नए बात करते हैं। कभी हमारे नेताओं को शहजादा कहने लगते हैं। हाँ, हैं हमारे नेता शहजादा। भाई हमारे माँ बाप ने राहुल गांधी जी को भी शहजादे की तरीके से पाला परोसा बड़ा किया। हमारे नेताओं ने लालू प्रसाद जी के बेटे तेजस्वी यादव जी को भी शहजादे की तरीके से पाला परोसा बड़ा किया। अखिलेश यादव जी को भी शहजादे की तरीके से पाला परोसा बड़ा किया। आपके माँ बाप ने अगर आपको शहजादे की तरीके से पाल परोस के बड़ा नहीं किया तो आप अपने माँ बाप से शिकायत कीजिए, हम लोगों से शिकायत क्यों कर रहे हैं? आपसे तो कोई शिकायत नहीं कर रहे, पर सुरेंद्र जी हमारी आपसे शिकायत है। देखो, हमने तो कुल मिला के इस मतदान के रुझान के आधार पर आपका आकलन जानना चाहा था। आपने मतदान के प्रतिशत के साथ में कोई टिप्पणी नहीं की। जितना मन में गुबार भरा था प्रधानमंत्री जी को लेकर पूरा निकाल दिया। अब अगर निकल गया हो तो ये 3 चरण के मतदान के रुझान पर भी कोई टिप्पणी आपकी मिल जाए तो हम चर्चा को लेकर पांडे जी के पास पहुंच जाए, या कुछ बचा है अभी तो वो भी कह लीजिए, पर हमारे सवाल पर भी तो कुछ कह लीजिए सुरेंद्र भाई। ऐसी क्या दिक्कत? नहीं आप ही, अब भाई वही चीज है ना, आप संदर्भ सहित व्याख्या करने को कहते हैं। मैंने कहा ना कि आप एक ऊर्जावान और तेजस्वी चेहरा हैं, तो आप जानते हैं कि कहां से हम ला रहे हैं चीजों को। तो जो आपने मत प्रतिशत के घटने की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर हताश है, निराश है, और भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी, उसको कोई 50 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर को कोई 60 रुपए किलो दाल नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर को भी डॉलर जो है 40 रुपए में नहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के बच्चों भी, जो उनके वोटर हैं, उनके बच्चे भी बेरोजगारी के दंश से और पेपर लीक के दंश से उतने ही त्रस्त हैं जितने बाकी सब लोग हैं। तो वो लोग आज की डेट में अग्निवीर से भी उतने ही त्रस्त हैं। तो आप इस चीज को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर आज की डेट में घर बैठ रहे हैं और हमारे वोटर पूरे उत्साह से काम कर रहे हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं छत्तीसगढ़ तो मैं, चूंकि आप हैं वहां पर ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो मेरे इनपुट्स हैं उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, वो मेरे इनपुट्स ये हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर और वोटर डिप्रेशन में पोल कर रहा है और इंडिया गठबंधन का वर्कर और वोटर जो है एक उत्साह में, एक नए बदलाव की ओर, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस दुनिया में हमारा जो बहुलतावादी लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए काम कर रहा है। हाँ, मैं तो एक बात जरूर कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बहुत देखा जाता है आपका चैनल, मत प्रतिशत 100% होना चाहिए और मत प्रतिशत को 100% करने की जिम्मेवारी जितनी आम जनता की है उतनी चुनाव आयोग की भी है, उतनी ही सरकार की भी है। और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वो एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है। इस पर भी आगे आने वाले समय में बात होगी। हम तो बहुत उत्साहित हैं। अच्छा सुरेश जी, एक बात बताइए, ये आपने कहा कि भाजपा का जो वोटर है वो हतोत्साहित होकर घर में बैठा हुआ है, पर पिछले 1 महीने 1.5 महीने से देश में जो बयार बह रही है और विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता जिस प्रकार से भाजपाई गमछा पहन रहे हैं और उसमें भी कांग्रेसियों के भाजपा प्रवेश के संदर्भ में जिस कदर अभियान चले हैं, तो आपसे जानना ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी वोट डालने के लिए आ रहा है वो भाजपा का आ रहा है, क्योंकि कांग्रेसी तो सारे भाजपा में आकर बैठ गए। भाजपा के तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए संकट पैदा हो गया, हम करें तो क्या काम करें, क्योंकि सारे कांग्रेसी आकर यहां बैठे जा रहे हैं। तो आपसे सवाल ये कि कांग्रेस के वोट निकालने के लिए कोई काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये दिक्कत आपको महसूस हो रही कहीं?
हाँ, मैं बहुत जिम्मेवारी से और साफ गोई से इसका जवाब देता हूं। हमारी तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है। आज की डेट में जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया इंडिया गठबंधन का, और एनडी गठबंधन का जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी जी ने हाथ में ले रखा है। और नरेंद्र मोदी जी 2014 में सुबह के 9 बजे के सूरज थे, 2019 में प्रचंड वेग के 2 बजे के सूरज थे, और आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी शाम को 6 बजे के अस्तांचल के सूरज हैं। तो उनकी बात का, उनकी अपील का शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, हाँ, हमारे यहां से कार्यकर्ता गए हैं, हमारे यहां के नेता भी गए हैं, हमें दुख भी है उस बात का। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं कि चुनाव की ड्यूरेशन में सिर्फ एक, कहते हैं ना कि एक पीटीआई की या एक एएनआई की न्यूज की खबर भर हैं वो सारे नेता। आज गौरव वल्लभ कहां है कोई नहीं जानता, आज रोहन गुप्ता कहां है कोई नहीं जानता, अन्य नेता जो लोग भी गए हैं हम हमारी पार्टी को छोड़ करके, वो भी कहां है भारतीय जनता पार्टी में, कहां गुम हो गए वो भी नहीं जानते। और उन्होंने वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को हतोत्साहित कर दिया कि भाई हमारा काम तो आज की डेट में कांग्रेसियों के लिए दरी बिछाना रह गया है। अब कांग्रेस गौरव वल्लभ कहां है ये तो हम भी नहीं जानते, प्रमोद कृष्णन कहां है इसको हम सब लोग रोज बड़ा जान रहे हैं। सुरेश जी थोड़ा विचार कीजिएगा। पर मैं प्रेम प्रकाश जी के पास आता हूं। प्रेम प्रकाश जी, आपसे मेरे सवाल थोड़े अलग हैं। देखो कितने उत्साह के साथ आपने चुनाव की शुरुआत की थी। आपने बताया था इस बार 370 पार तो केवल भाजपा करने जा रही है और 400 पार एनडीए करने जा रहा है, और गजब का संकल्प आपकी पार्टी के नेताओं ने आप लोगों को दिलाया था। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। संकट खड़ा हो गया है, हर बूथ पर कहीं 37 वोट घटते तो नहीं जा रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी का इतना दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव है, ये क्या हो गया है मतदाताओं को? मतदाता आपके साथ नहीं है या केवल आपके साथ है, वो आ रहा है बाकी सारा घर पर बैठ गया है? क्या देख रहे हैं प्रेम प्रकाश जी? नहीं, मुझे लग रहा है जो आपने कहा है जी, देखिए 2 तरह का मतदाता है जी। ये भी है कि जो 400 पार में जो एनडीए के मोदी जी के समर्थक का मतदाता है, कई जगहों पे हम लोगों ने देखा कि अति उत्साह में है, तो कि भाई 400 पार हो रहे हैं तो उस कारण कहीं वो चूक रहा। लेकिन उससे भी बड़ा कारण है जो हतोत्साहित मतदाता है इंडी गठबंधन का, कांग्रेस और इनके लोगों के द्वारा जो पिछले समय इन्होंने 22 दल बना करके इकट्ठा किया था, लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने, जिसका कहीं कोई औचित्य नहीं, ऐसे नारों के साथ है। पिछले जितने इनके चुनाव घोषणा पत्र हुए वे सब एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी थे। अभी जैसे एक इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया हम देंगे महिलाओं को, अब आप वाले बोलते हैं कि 1000 रुपया महीना देंगे, सपा वाले बोलते 3000 रुपया महीना देंगे, ये बोलते हैं 8500 रुपया महीना देंगे। तो ये जो इनके आपस के कंट्राडिक्शन, और जैसा शुरुआत इन लोगों ने किया था तो थोड़ा सा जो इनके मतदाताओं में उत्साह था कि शायद कुछ हो सकता है, वो वहां पे फिर आ गए उसी अपीजमेंट की राजनीति में। सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, सब जगह तो पहले यही ले आ रहे हैं। आखिर आज रामगोपाल यादव जी क्या बोल रहे हैं कि भाई आर्किटेक्ट राम मंदिर का खराब, इनके यहाँ एक कौन महिला बोल रही कि यही नहीं बोली कि लफ्ज वोट जिहाद ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमान लोग जो कुछ उस प्रत्याशी का, भाजपा के प्रत्याशी का स्वागत किए, उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए और अलग करना चाहिए। सांप्रदायिकता की बात ये करते, चुनाव घोषणा पत्र में ये बातें करते हैं। आपके रिजर्वेशन जो है, धर्म आधारित रिजर्वेशन आपने शुरुआत किया, कर्नाटक, तेलंगाना, आपके आंध्र प्रदेश, ये सारे से लिया करके 2011 तक हमने तो शुरुआत में ही कहा प्रधानमंत्री आवास योजना हमने 4 करोड़ बनाया, 11 करोड़ लोगों को जो है किसान सम्मान निधि दिया हमने। अरे प्रेम प्रकाश जी, ये तो छोड़ो ना, मुद्दे पर आओ आप। कुल मिलाकर लोग वोट देने के लिए क्यों नहीं निकल रहे? क्यों वोटिंग का प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले घटा हुआ है? भाई आप तो ये बताते हो ना, नरेंद्र मोदी जी की यश पताका दरक दिगंत तक फहरा रही है, पूरा देश लालायित है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को।
इसीलिए तो आप हौसले के साथ 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने का संकल्प रखे थे। क्या हुआ आपके संकल्प का? क्या हुआ उस पसीने का? क्या हुआ उस योजना का जिसके चलते चुनाव आयोग आपके दावों के अनुरूप आंकड़े जाहिर नहीं कर पाता? क्या दिक्कत आ रही है? चुनाव आयोग कोई हमारे अनुरूप क्यों करेगा, या किसी के अनुरूप? जो वोटिंग होगा उसके अनुसार करेगा। तो वही तो सवाल है कि वोटिंग क्यों नहीं हो रही? भाई वोटिंग तो 80, 85, 90 जानी चाहिए थी। भाई जितनी सीटें आप जीतना चाहते हो लोकसभा की, उस हिसाब से आपकी 80% से कम वोटिंग का तो मामला ही नहीं बनना चाहिए। यहां तो पता चलो महाराष्ट्र में देखो क्या हालत हो रही है आपकी, 52% वोटिंग हुई है साहब। सब कुछ तो कर लियो आप, कुछ चिंता है? देखो बंगाल में जहाँ टीएमसी और हमारी सीधी लड़ाइयां हैं, वहां पे परसेंटेज है कि कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी अभी तीनों प्रदेशों में वो हारे हैं। पिछली बार जब जीते थे तब मोदी जी आए थे 19 में। तो इसलिए एक वो बड़ा वर्ग जो है, और दूसरा जो कांग्रेस में भी जो इनके अपीजमेंट से नाराज वोटर हैं जो कांग्रेस के, वो सब भी या तो वो मतदान करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जाएंगे तो कांग्रेस को करेंगे। तो ऐसे मतदाता जो कांग्रेस के पक्के वोटर हैं, हम लोग उससे लोग मिलते हैं और वो बताते हैं कि जो इनकी अपीजमेंट पॉलिसी है उसके कारण हम लोग देना चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो 4 बार 5 बार एक बात बताओ प्रेम प्रकाश जी, आप तो बताते थे कि कांग्रेस शुरू से ऐसी ही रही है, कांग्रेस की पॉलिसी ऐसी रही है। अगर कांग्रेस अपनी नीति पर कायम है तो उसके वोटर को तो खुलकर वोट करना चाहिए। फिर वो वोट करने क्यों नहीं जा रहा? या तो कांग्रेस ने अपनी नीति बदल ली, या कांग्रेस की नीति अगर वही है तो फिर उसका वोटर वोट डालने जा रहा है। आप कुछ दाएं बाएं हो गए हो इसलिए आपका वोटर दाएं बाएं तो नहीं हो गया। कांग्रेस हर बार नीति बदलती रही है। अच्छा, आप 2019 का चुनाव देखोगे तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी जनेऊ ऊपर पहन के बोलते थे, सुरजेवाला जी इनके प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण है जी, प्रवक्ता जी ने कहा था, सुरजेवाला ने। अब जो है फिर जो पहले वो भागे थे उधर से, अब फिर इधर भाग रहे हैं। तो चीजें चारों तरफ गई। और जितनी बातें आप ये कर रहे थे राजपूत जी, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, सारे आंकड़े हैं। 2014 के समय जो हुआ, पहली बार मोदी सरकार ने आर्थिक जो स्थिति रही उसके ऊपर व्हाइट पेपर संसद में रखा। तो हम लोग तो पहले मुद्दे प्रेम प्रकाश जी, हमको बताया था 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। सुरेश राजपूत जी ने तो गाड़ी पर चलना भी बंद कर दिया, आपको पता नहीं है, इसीलिए कि 35 रुपए का पेट्रोल आएगा तभी डलाऊंगा। पर बहरहाल मैं अभी गिरिजा शंकर जी के पास जाऊंगा। गिरिजा शंकर जी, दोनों ही पार्टियों के जो यहाँ पर पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, उन्हें जो कहना चाहिए वो वही कह रहे थे, पर आपके पास सहूलियत है, आपको वो कहना है जो सच है। क्या देख रहे हैं आप? उम्मीद तो ये की जाती है ना कि भाई जिस प्रकार की जागरूकता के अभियान चल रहे हैं, सरकार जिस प्रकार का लक्ष्य लेकर अपने आप को प्रस्तुत कर रही थी पुनर्वापसी के लिए, वोटिंग परसेंटेज की जो स्थितियां देख रहे हैं, वो आपका जो 5 दशक से ज्यादा का अनुभव है पत्रकार जगत का, वो आपको क्या संकेत दिखा रहा है? किसको राहत में रहना चाहिए और किसको तनाव में आ जाना चाहिए? देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होने का जो एक 2-3 बड़े कारण जो सामने दिखते हैं जी। एक तो जो बीजेपी या कांग्रेस के जो कमिटेड वोटर हैं जी, उन्होंने तो अपनी वोटिंग की और उनको अपनी पार्टियों को वोट दिया। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, जिसमें अवेयरनेस पैदा करने का अभियान चलते हैं और तमाम चीजें होती हैं, वो जो वोटर है जो कमिटेड नहीं है, वो वोटर जब वोट करता है किसी पार्टी के पक्ष में, तब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ने में यदि जो कारण दिखता है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है, उसका मतदाता से कनेक्ट कहीं न कहीं कमजोर हुआ है जी। वो मतदाता जो वोटिंग के लिए उत्साहित होता है, वो बड़ी बड़ी आम सभाओं या बड़े बड़े भाषणों से कम होता है, जो लोकल कनेक्ट होता है उससे होता है। आप देखेंगे कि एक सामान्य ईगो होता है मतदाता का कि मेरे पास तो कोई वोट मांगने नहीं आया, कोई पर्ची देने नहीं आया, कोई मुझसे मिलने नहीं आया। तो इस बार के चुनाव में आप देखेंगे कि डोर टू डोर कैंपेन पूरी तौर पर नदारत है
बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रत्याशी हो या उनके उनके दूसरे वर्कर हो, दूसरे समर्थक हो, वो पहुंचे हों, तो एक तो उसका उत्साह वहां थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस पैमाने पर जो सेशन के वक्त जो कार्यकर्ताओं की भूमिका चुनाव में अचानक कम हुई, बैनर पोस्टर नहीं लगना है, रैली नहीं निकलनी है, पोस्टर बिल्ला नहीं बांटना है, तमाम चीजें हुई, वोटर को घर से निकाल के गाड़ी में बैठा के मतदान केंद्र तक लाना है, वो सब बंद हो गया। अब इस चुनाव में तो जो मतदान की पर्ची है वो भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बांट रही, वो आयोग बांट रहा है। तो आयोग तो जो जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं उनकी भूमिका जो कम होती जा रही है, वो एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि मतदाताओं से उनका जो सीधा कनेक्ट होता है, उसमें एक सोशल मीडिया का फैक्टर भी शामिल है कि जिसमें हम व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए अपने वोटर से कनेक्ट होते हैं। तो वो जो नॉन कमिटेड वोटर है उसको आकर्षित करने में दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं चूक रही हैं। लेकिन मेरा इसमें सवाल है गिरिजा शंकर जी, भाई जो पार्टी का कोर वोटर है उसने अपना अपना वोट डाल दिया, पर भारतीय जनता पार्टी ने तो लक्ष्य रखा है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं और मोदी जी की जीत को नए फलक पर पहुंचाने हैं। तो फिर जाकर उस कोशिश का, उस प्रयास का क्या हुआ? तो जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है वो जिस तरह से उसकी जो उदासीनता जो आपको मतदाताओं में दिख रही है, दरअसल वो उदासीनता पॉलिटिकल पार्टीज के ग्राउंड लेवल वर्कर में है। 370 वोट हर बूथ में बढ़ाना है और जो बूथ लेवल पर बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी, ये तमाम जो पूरी व्यवस्था थी, इस वोटिंग कम होने से ये तो बहुत साफ दिखता है कि ये जो पूरी कवायद है वो बहुत कारगर नहीं रही। यदि ये कवायद कारगर होती तो शायद वोटिंग का परसेंटेज इतना कम नहीं होता। अब दूसरी तरफ आते हैं अपन इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जागरूकता अभियान या जो वोटर्स को उत्साहित करने की जो पूरी कवायद चलती है, वो बहुत कुछ जो है वो एक सतही तौर पर दिखावटी या ज्यादा होता है जी। अब आप यदि रथ निकाल कर या किसी मतदान केंद्र को सजा देने से कोई वोटर प्रभावित होगा या वोटर उत्साहित होगा और आएगा, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। होना दरअसल ये चाहिए कि यदि वोटिंग के प्रतिशत को बढ़ाना है तो इलेक्शन कमीशन को कुछ चीजें इंश्योर करना चाहिए। एक तो मतदाता जो मतदान की पर्ची वो एक एक वोटर तक पहुंचे, वोटर लिस्ट जो अपडेट हो वो तो है ही है। दूसरा, मतदाताओं को कितना फैसिलिटेट करते हैं आप जिससे मतदाता को वोट डालने में आसानी हो। अच्छा, मुझे एक राजनीतिक जवाब दीजिए गिरिजा जी। पश्चिम बंगाल में अभी तक वोटिंग हुई है 73.93%, असम में वोटिंग हुई है 74.86%। अब इसके अगेंस्ट में गुजरात 25 सीटों पर वोट डला है आज और वहां पर वोटिंग हुई है 55.22 और महाराष्ट्र 53.40। तकरीबन 20% का अंतर है पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात और महाराष्ट्र। इस अंतर पर गिरिजा शंकर जी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? उनकी टिप्पणी ले और फिर जाके सुरेंद्र राजपूत जी के पास चले। राज्यों में जो अलग अलग वोटिंग का जो पैटर्न हमको दिख रहा है और उसको यदि आप लोकसभा वार भी जाएंगे, एक ही राज्य के अलग अलग लोकसभा में जाएंगे तो भी आपको ये जो परिवर्तन आपको दिखेगा। ये बुनियादी रूप से जहां पर चुनाव में एक अच्छे टक्कर की सूरत नजर आती है, जब दोनों ही पार्टियां या तीन पार्टियां जो चुनाव मैदान में हैं, यदि वो बेहद सक्रिय हैं तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है वहां आप ये मान के चलिए कि उस तरह की टक्कर की स्थिति नहीं है जिस तरह की अधिक मतदान के लिए होना चाहिए। फिर मेरा आपसे सवाल है, गुजरात और महाराष्ट्र लगभग एक सा रुझान दे रहे हैं, इसके मायने यही है कि वहां पर कहीं मतलब जो असम या वेस्ट बंगाल नहीं गिरिजा जी, मेरा सवाल है, गुजरात जहां पे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व दिखता है, महाराष्ट्र जहां संक्रमण काल चल रहा है, क्यों होने वाला है समझना मुश्किल हो रहा है। क्या गिरिजा जी इस पहेली को सुलझा सकते हैं? दोनों का वोटिंग पैटर्न सेम आ रहा है,
दोनों 50, 52, 55% की करीब वोटिंग दिखा रहे हैं। क्या माना जाए, महाराष्ट्र भाजपा की मुट्ठी में आ चुका है या गिरिजा जी को लग रहा है महाराष्ट्र भाजपा के मुट्ठी से फिसल गया है? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि बीजेपी के हाथ में आ गया है या कांग्रेस के हाथ में आ गया है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का चुनाव परिणाम से बहुत सीधा ताल्लुक नहीं होता। लेकिन एक बात बहुत साफ दिखता है, यदि गुजरात में वोटिंग परसेंटेज कम है तो वहां लगता है कि पूरा एक तरफा माहौल है, वहां जो एक टक्कर वाली स्थिति है वो नहीं है जो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी लगातार आप देखेंगे कि उनके बीच जो टकराव की स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल वर्कर को एक्टिवेट करती है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाए। तो कुल मिलाकर मतलब वही हुआ कि जहां पर आपका वर्कर एक्टिव नहीं है मतदान केंद्र तक मतदाताओं को लाने में, वहां पर आपको वोटिंग कम नजर आए। वोटिंग कम नजर है। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। 3 चरण की वोटिंग कुल मिलाकर नकारात्मक मतदान की ओर इशारा कर रही है। 2014 या 2019 के मुकाबले वोटर कम निकल रहा है। यह वोटर का कम आना आपको इसी रणनीति में बनाए रखेगा, वोटिंग कम ही रहे, या कांग्रेस या जो विपक्षी दल आपके साथ हैं इस लड़ाई में, आपकी कोशिश रहेगी ये ट्रेंड बदलना चाहिए, ये रुझान बदलना चाहिए, लोगों को निकलना चाहिए? किसमें आप ज्यादा अपने आप को सहूलियत में महसूस कर रहे हैं? देखिए हिमांशु भाई, हम तो बहुत साफ कहते हैं कि लोकतंत्र के पर्वों में जीत और हार एक तरफ और वोटिंग एक तरफ। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि मत प्रतिशत 100% होना चाहिए। इसमें लेकर के हमें या भाजपा को किसी को कोई वो नहीं होनी चाहिए कि मत प्रतिशत तो बढ़ना चाहिए, लेकिन मत प्रतिशत अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोग सरकार से नाराज हैं, निराश हैं और उन्हें कोई आस नहीं बची है। ये एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग के लिए, क्योंकि स्टेक्स उनके बड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी प्रेम प्रकाश जी बड़े विद्वान हैं, कह रहे थे कि साहब फलानी जगह पे ऐसा कह दिया, किसी हमारे वर्कर ने कह दिया, क्या नाम, कोई जिहाद की बात कर दी। तो मैं तो प्रेम प्रकाश जी से कबीर का दोहा कह देता हूं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। प्रेम प्रकाश जी, मेरे उस वर्कर को जो फर्रुखाबाद वाला है, अगर उसने कोई धार्मिक टिप्पणी की है तो जेल में बंद कर दीजिए उसको, लेकिन उसके साथ साथ वही सजा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दे दीजिए जो गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे साहब मोदी नहीं रहेगा तो मंदिर नहीं रहेगा। अजीब किस्म का वितंडावाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल रहा है। कभी कहते हैं कि ये 2 शहजादे हैं, 3 शहजादे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी कहते हैं कि साहब संविधान तो किसी का बाप नहीं बदल सकता। कभी कह देते हैं कि साहब जाति जनगणना में तो हम आएंगे ही नहीं, जो कि जाति जनगणना आज की डेट में उनका पहले तो मुख्य मुद्दा था। तो मैं आपसे सीधी सीधी सी बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपनी सरकार को बचाने के स्टेक में है, तो और जिसकी वजह से उन्हें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए था, उन्होंने किया भी, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की जगह हर बूथ पर उनके 370 वोट घट रहे हैं। ऐसा मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज कोई गाल कितने भी बजा ले, चाहे हम बजा ले चाहे वो बजा ले, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक चीज को तो जानिएगा, तय रखिएगा, जैसा आप भी कह रहे हैं कि उन्होंने स्टेक 400 का दिया था, आज की डेट में वो 400 पर हार रहे हैं। महाराष्ट्र का आप इलेक्शन ले लीजिए, महाराष्ट्र में एक तरफा इलेक्शन है, एक तरफा। हम बिल्कुल मैं महाराष्ट्र का प्रभारी हूं इस वक्त, क्या नाम, महाराष्ट्र से। तो आज वहां पर जो गद्दारी हुई है, जो धोखेबाजी हुई, जो दगाबाजी हुई, और जो प्रधानमंत्री जी ने शरद पवार साहब के लिए और उद्धव ठाकरे साहब के लिए जिस जिस भाषा का प्रयोग किया, कांग्रेस के लिए तो खैर वो टनों गालियां देते रहते हैं, वो अपनी जगह पर है। मराठा लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने, आम आदमियों ने उसका बुरा माना। दूसरी बात, संविधान के लिए जो बात इनके तमाम वर्करों ने कही, तमाम लोकसभा के प्रत्याशियों ने, जिसमें अनंत हेगड़े भी शामिल हैं, जिसमें लल्लू सिंह भी अयोध्या के सांसद हैं वो शामिल हैं, दिया कुमारी शामिल हैं, जिसमें अरुण गोविल शामिल हैं, इन सब लोगों ने जब ये संविधान को बदलने की बात की तो निश्चित तौर पर जो संविधान के समर्थक लोग हैं, संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम और आप हैं, सब लोगों ने इस चीज का बहुत बुरा माना है। और आज इनको जवाब लगातार वोट की मशीन में भी मिलेगा, एक चीज। और दूसरी चीज, मुद्दे जो हैं, आप फिर से मैं कहता हूं
कि मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी कितना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। मैं प्रेम प्रकाश जी वापस आपके पास आता हूं। इस बात में जरूर टिप्पणी चाहिए। अपनी सरकार की उपलब्धियों से कहीं ज्यादा ध्यान केंद्रित इस बात पर है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गया, कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो देश में क्या हो जाएगा। ये इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के सत्ता में आने की कोई संभावना दिखाई दे रही है क्या आपको, जिसके कारण से इतने बेचैन चल रहे हैं आप और बार बार देश को बता रहे हैं अगर ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा। है उम्मीद आने की इनकी? देखिए, मोदी जी के आप पूरे भाषणों को सुनेंगे तो उनके 3/4 भाषण पहले 10 साल में हमने क्या क्या किया ये रहता है, और एकाध वो बातें भी रहती हैं जो जो इनका गठबंधन है, इनके नेताओं के द्वारा जो भ्रम फैलाया जाता है जी, और चारों तरफ से भ्रम जो इनके कंट्राडिक्शन है। अब जैसे सीपीएम का घोषणा पत्र बोलता है कि हम आएंगे तो न्यूक्लियर बम बंद कर देंगे। अरे न्यूक्लियर बम बंद कर दोगे तो तुम न्यूक्लियर पावर ही नहीं दोगे। ये बोलते हैं कि संविधान बदल जाएगा। संविधान संशोधन करने के लिए जितनी आवश्यक चीजों की जरूरत है वो तो आज भी हमारे पास था और हमने बदला है, 370 हटाया है। तो संविधान बदल देना मतलब क्या है? आपने तो इमरजेंसी में प्रीएम्बल्स बदला था। अरे आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, प्रेम प्रकाश जी, 400 सीटें चाहिए। ये कांग्रेस वाले जो कुछ करना चाहते हैं उसे रोकने के लिए, तो 400 आपको चाहिए भाई, पूरी जिम्मेदारी के साथ चाहिए। 400 देखिए, 400 तो हम इसलिए कि आखिर हम आज 330 पर हैं, हम 400 की बात नहीं करेंगे तो क्या ये 40 वाले करेंगे क्या जी? भाई मुद्दा तो यहाँ पर है। हम 400 हम अपना लक्ष्य रखें और लक्ष्य रख करके हम काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा आ गया कि 400 ये मांग रहे हैं मतलब संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आगे चुनाव नहीं होगा। एक बात बताओ, आप वैसे कितने शातिर खिलाड़ी हो ना प्रेम प्रकाश जी। 303 है आपकी, तो अपने लिए लक्ष्य आपने 370 रखा कि हम 370 पार करेंगे। 330 बता रहे हो आप। अभी इस समय पर एनडीए के बाकी सहयोगियों की सीटें 30 के आसपास है, कुछ नए दल भी आपने जोड़ लिए, तो मान के चले कि 40 के आसपास है। तो जो सहयोगी हैं उन्हें 40 पर ही रोक के रखोगे और खुद अपना आंकड़ा जो है 370 पर ले जाओगे। प्रेम भाई को तो टिप्पणी कर दो इस पे आप। हम 400 पार बोल रहे हैं, 400 नहीं बोल रहे हैं जी। हम 400 पार बोल रहे हैं। 400 पार में आगे कितना जा सकता है, लेकिन हम जो देखो प्रेम प्रकाश जी, हम भी जो बोल रहे हैं वो भी आप समझ रहे हो, थोड़ा समझना और लोगों को भी समझाना। लेकिन मैं गिरिजा जी आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आता हूं और कुल मिला के जानना ही चाहता हूं। पहले चरण के बाद से लड़ाई चल रही है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की। पिछले 2 चरण भी इस मामले में हौसला नहीं बढ़ा रहे। क्या कहते हैं, भाजपा को विशेष तौर पर अपनी रणनीति में कोई बदलाव करने की जरूरत, या आपका कहना है वोटर को जो करना है वो करेगा, ये तो अपना सब कुछ कर ही रहे? नहीं, बदलाव जो है वो अपनी रणनीति में कर रहे हैं, आप देखेंगे कि, लेकिन इस बात को देखना चाहिए कि आखिर वोटर्स की उदासीनता के पीछे एक कारण ये भी है कि जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज जा रही हैं, उन मुद्दों से जो आम मतदाता है वो कितना इत्तेफाक रखता है। पहले चरण के पहले चुनाव के जो मुद्दे थे और आज जो मुद्दे हैं उनमें जो बदलाव आया है ये किसी रणनीति का ही हिस्सा है। लेकिन ये जो रणनीति है वोटिंग बढ़ाने में वो बहुत मददगार नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर हम मर्म की बात करें तो 3 चरण के बाद में राजनीतिक दल कितने परेशान है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम परेशान जरूर हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमसे कह रहे हैं किसी को भी वोट पड़े पर मत 100% हो, यह अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की भी है। जब देश के 2 प्रमुख राजनीतिक दल इस विषय पर एक राय हैं कि हर मतदाता के मत का अधिकार का उपयोग होना चाहिए, तो भी वो अपने अधिकार का उपयोग करने घर नहीं निकल रहा है, तो ये मतदाता की गलती है या ये माने कि दोनों जिम्मेदार राजनीतिक दल उन मुद्दों पर अभी तक बात नहीं कर रहे हैं जिसके चलते मतदाता ये महसूस करे कि उसे अपना मत व्यक्त करने के लिए घर से बूथ तक पहुंचना चाहिए। क्या ये जिम्मेदार राजनीतिक दल और इनके जिम्मेदार नेता अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, जो बार बार ये बताते हैं कि मतदाता की जिम्मेदारी क्या है? सवाल महत्वपूर्ण है, उत्तर आना चाहिए। पर आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे,
ब्रेक के बाद लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो बखेड़ा चल रहा है उस पर बात करेंगे। बखेड़े के तहत राधिका खेड़ा अब भाजपाई हो गई है, क्या है इसके मायने, सवाल है ना, उत्तर खोजते हैं कुछ नए मेहमानों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ, ब्रेक के बाद लौट